तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आज भी जाता होगा कि सर लीनियर है मतलब वन डायमेंशनल मोशन होगा, तो रेक्टिलिनियर का मोशन का क्या मतलब है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इन वन डायमेंशनल मोशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मोशन along a straight line और वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान लो अगर ये आर वेक्टर दिया है 2i कैप, दूसरा आर वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप, एक आर वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें कौन सा वन डायमेंशनल है, कौन सा टू डायमेंशनल है और कौन सा थ्री डायमेंशनल है, ये आपको बताना है। आप सोच के बताओ कि कौन सा वन डायमेंशनल, कौन सा टू डायमेंशनल और कौन सा थ्री डायमेंशनल है। आपको समझ में आ गया होगा कि सर तीनों ही वन डायमेंशनल मोशन है। ये सिर्फ ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स वाई जेड के अलोंग है, ये है अभी भी वन डायमेंशनल ही है, ये अभी भी एक्स वाई प्लेन के बीच में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में एक लाइन है, ये और ये एक एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, बट ये तीनों ही कैसा है? वन डायमेंशनल मोशन है। अच्छा सर, कंडीशन क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन का? रेक्टिलिनियर मोशन का कंडीशन क्या है ये मुझे बता दो। बिल्कुल, आप लिखें कंडीशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कंडीशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कंडीशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। पहला कंडीशन ये है कि व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स अगर 0 है, फोर्स नहीं, कोई पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, उस पर सारे लगने वाले फोर्सेस का सम क्या है? 0 है। अगर किसी सारे फोर्सेस का सम अगर 0 है, अच्छा सारे फोर्सेस का सम अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। अच्छा एक्सेलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा वेलोसिटी तो सर वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों ही चीज़ कांस्टेंट है, और अगर दोनों ही चीज़ कांस्टेंट है इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, और क्या कंडीशन है सर? तो दूसरा कंडीशन ये है कि इफ नेट फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा इसका क्या मतलब? अगर ये ब्लॉक है, कोई भी, अगर ये ब्लॉक मान ले, बॉडी मान ले, किसी भी कुछ भी मान ले आप, अगर इसका वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स भी ऐसे ही है, नेट फोर्स भी आपका इधर ही आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर नेट फोर्स भी ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसे है, तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सर बढ़ रहा होगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड की बात करूं तो वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, और इसी पाथ पर ये चलता जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
क्या कोई और है? बिल्कुल है। और आखिरी बात है, इफ नेट फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लो नेट फोर्स है, अगर ये मान लो ब्लॉक है, इस पे वेलोसिटी ऐसे है, बट नेट फोर्स इसका एंटी पैरेलल है, इसका मतलब इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, इस तरह का अगर है 180 डिग्री, तो फिर समझ में आ गया होगा आपका कि सर अगर नेट फोर्स 180 डिग्री पे है तो एक्सेलरेशन भी 180 डिग्री पे होगा, और एक्सेलरेशन 180 डिग्री पे होगा, इसका स्पीड डिक्रीज होता जाएगा। इसका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस पर ये जाकर के रुक जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा सर? और अगर अभी भी ये फोर्स लगा है तो फिर ये रिटर्न बैक हो जाएगा। अच्छा, तो क्या यही 3 कंडीशन है? बिल्कुल यही 3 कंडीशन है जिसमें एक बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन करता रहेगा। कौन कौन सा, इसको समराइज कर लें एक बार। तो नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स अगर 0 हो तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलता रहेगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। दूसरी बात, अगर नेट फोर्स पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर के तो भी वो 1 डायमेंशनल मोशन करता रहेगा। अच्छा, तीसरी बात कि नेट फोर्स अगर एंटी पैरेलल है तो भी ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलता रहेगा। जब पैरेलल होगा तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा, जब एंटी पैरेलल होगा तो पहले वेलोसिटी घटेगा, घट घट के 0 हो जाएगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर इसकी स्पीड पीछे की तरफ बढ़ रही होगी। तो क्या आपको बस समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसमें। स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपको लिखा देता हूं, आप स्क्रीन पॉज करके फिर आप लिख लें। तो स्टेटमेंट ये है, if component of force is perpendicular to the velocity vector, if फोर्स का कोई भी कंपोनेंट अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है तो गारंटीड है इस बात का कि वो कर्वीलिनियर मोशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं होगा। देन इट विल परफॉर्म कर्वीलिनियर मोशन। अच्छा, तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कब रेक्टिलिनियर मोशन होगा और कब रेक्टिलिनियर नहीं होगा। ये कंडीशन है जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, और वो कंडीशन था जिसमें नेट फोर्स 0 हो या नेट फोर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो फिर ये फोर्स, तो फिर ये वो रेक्टिलिनियर था। और अगर ऐसा हुआ तो रेक्टिलिनियर नहीं होकर के कैसा हो जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं इसमें, इसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला चर्चा हमारा आता है कि सर पोजीशन क्या है। पोजीशन की बात सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिख लो सबसे पहले पोजीशन। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख ही लेते हैं, उसके बारे में भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, हालांकि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। फिर भी स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है सर? इफ नेट फोर्स इज 0 पैरेलल और एंटी पैरेलल, अगर नेट फोर्स 0 हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, देन particle will perform rectilinear motion। इसको एक मैथमेटिकली लिखने का भी एक तरीका है।
कि अगर पैरेलल है तो V क्रॉस F अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब वो कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही वो परफॉर्म कर रहा होगा। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं V क्रॉस A अगर 0 हुआ तो फिर ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, अदरवाइज ये कर्वीलिनियर मोशन करेगा। पोजीशन से पहले भी एक बात और बताना चाहूँगा कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, कि क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन। तो ये भी एक चर्चा कर लेते हैं कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट है या फिर मोशन में है। अगर इसकी मैं चर्चा करूं कि रेस्ट है या फिर मोशन है तो किस तरह से चर्चा होती है इसके बारे में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, उस सवाल का आप जवाब देना, फिर समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बातें। कि मान लो एक कार है, कार के फ्रंट सीट की बात करता हूं। मान लो इसका नाम कुछ ए रख लेते हैं, इसका नाम कुछ बी रख लेते हैं और एक और इस रोड पे ही बैठा देते हैं इसको, इसका नाम कुछ सी दे देते हैं। मान लो ये आगे चल रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से। तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या बी रेस्ट पर है या मोशन में है। सर ये सवाल ही समझ नहीं आया, सवाल ही अधूरा है कि बी रेस्ट पर है या मोशन में है। पहले ये पूछो कि किसके रिस्पेक्ट में, तब मैं जवाब दे पाऊंगा कि बी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अगर आप पूछोगे बी ए के रिस्पेक्ट में कैसा है तो मैं बोलूंगा रेस्ट पर है, और अगर आप पूछोगे कि बी सी के रेस्पेक्ट में कैसा है तो मैं बोलूँगा मोशन में है। मतलब मोशन है या रेस्ट है ये कंप्लीटली किस बात पर डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो एक बहुत बेहतरीन सा टर्म आ गया हमारे बीच में, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, इसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि बी इज एट रेस्ट, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। बी इज इन मोशन, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो एनसीईआरटी का एक बहुत बेहतरीन सा, बहुत प्यारा सा लाइन है कि नो बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और इन मोशन, कि नो बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और इन मोशन। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी बॉडी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पर ही है या वो मोशन में ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
किसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, और किसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा इसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा टर्म आता है रेफरेंस फ्रेम। बहुत अच्छा। तो क्या डेफिनेशन भी लिखेंगे, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? बिल्कुल लिखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें आप, रेस्ट। इफ position of body does not change with respect to observer, then it is at rest। अगर पोजीशन किसी बॉडी का चेंज नहीं हो रहा हो with respect to observer as the time passes, then it is at rest। अच्छा, मोशन का क्या? तो आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद भी इस बात को लिख सकते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस with respect to time, with respect to that particular observer, then that body is in motion with respect to the observer। अच्छा सर, एक आपने बेहतरीन टर्म का नाम लिया है, वो है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम के बारे में क्या कहेंगे? रेफरेंस के बारे में भी चर्चा करता हूं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। रेफरेंस फ्रेम। तो ये रेफरेंस फ्रेम क्या है सर? तो रेफरेंस फ्रेम के बारे में हम ये कहेंगे कि जहां से भी हम बॉडी के मोशन के बारे में ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम है वो। फ्रॉम वेयर मोशन of body is observed is called reference frame। कई बार इसको ऑब्जर्वर भी बोल देते हैं, रेफरेंस फ्रेम ना बोल करके हम ऑब्जर्वर कहते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वो रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। बहुत अच्छी बात है सर। अब उस टर्म पे आते हैं कि पोजीशन क्या होता है। पोजीशन की भी चर्चा हम कर लेते हैं कि पोजीशन क्या है। कि सर आपने बोला था अभी रेस्ट या मोशन में कि अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो पहले ये बता दो कि पोजीशन क्या है। बिल्कुल बता देते हैं आपको। पोजीशन भी हम किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारा ये ऑब्जर्वर है और ये हमारा कोई बॉडी है, इसका नाम कुछ ए रख लेते हैं। लाइन जॉइनिंग ओ से ए तक जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, रीड एज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ओ मतलब समझ में आ गया कि ओ क्या है? ऑब्जर्वर है। अच्छा सर, और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर बराबर जो ओ ए वेक्टर है पोजीशन ऑफ ओ ए वेक्टर, ये क्या लिख लेंगे? या पोजीशन ऑफ ओ ए वेक्टर मत लिखो, ए ओ लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ओ। अच्छा, समझ में आ गया सर बात। अगर कोऑर्डिनेट भी दिया हो, लेट्स सपोज कि यहाँ x1 दिया है, y1 दिया है, z1 दिया है और इसका कोई कोऑर्डिनेट दे दे x2, y2 और z2, तो क्या बोल लेंगे? पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o, x2 माइनस x1। अरे x में है तो क्या लिखेंगे? i कैप, फिर y2 माइनस y1, दिस इज j कैप प्लस z2 माइनस z1 एंड दिस इज k कैप। ये क्या हो गया?
पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये हो गया, तो ये भी समझ में आ गया सर। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। मान लेते हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, बाहर की तरफ z एक्सिस। लेट्स सपोज ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। एक पार्टिकल इस तरह से घूम घूम के कुछ मान लो फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है। कुछ ऐसे मैसे टेढ़ा मेढ़ा सा घूम के वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है, x इनिशियल, y इनिशियल, z इनिशियल। इसका कोऑर्डिनेट x फाइनल, y फाइनल, z फाइनल। तो जो ये हमारा वेक्टर होगा, इस वेक्टर को क्या लिखेंगे सर? वेक्टर इसका लिखेंगे पोजीशन ऑफ फाइनल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। बिल्कुल सही बात है कि फाइनल वेक्टर का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू किससे? इनिशियल वेक्टर से। तो ये क्या लिखते हैं? तो सर पोजीशन लिखते हैं फाइनल वेक्टर माइनस पोजीशन इनिशियल वेक्टर का। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, बिल्कुल सही बात है, प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप, प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर कोई हमसे सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, वो भी निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स फाइनल, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसको बोल देता हूँ डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का स्क्वायर, प्लस इसको बोल देता हूँ डेल्टा जेड स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज डेल्टा एक्स, ये डेल्टा आर लिख देता हूँ, डेल्टा आर। तो यही हमारा अगर ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या बातें समझ में आ गई? तो सर ये एक बात तो समझ में आ गया कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये लाइन ज्वाइनिंग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन करें, यही जो लाइन हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मान लो ये पाथ एक है, ये पाथ दूसरा है, कोई और पाथ इस तरह का अगर जा रहा है, तो सर पाथ तो इसका ये है, बट इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या है? यही है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या हो गया कि सर किसी भी पाथ से पर डिपेंड ये नहीं करता है। तो हम क्या ले सकते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा सर, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर वो पार्टिकल यहां से इस तरफ चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम क्या ले सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अच्छा सर, एक बात और बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे?
तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों ही चीज हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज। कैसे सर? बताता हूं। जैसे अगर आप यहां ओरिजिन मान लें, इस तरफ चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। फिर क्या हुआ सर? अगर ये रिटर्न हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहां पहुंच गया है, हमें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अच्छा सर, एक बात और समझ में आता। अच्छा, कि जैसे बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, इसके लिए तो टाइम इंटरवल चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम इंटरवल की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता है। तो हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी instantaneous, it requires some time interval। ये कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि सर कि t बराबर 2 सेकंड पे आप डिस्प्लेसमेंट बता दो, नहीं बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा एक टाइम इंटरवल की जरूरत पड़ेगी कि इस इंटरवल में आप T1 से लेकर के T2 के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। जब ऐसा हमें बोला जाएगा T1 से T2 तक, तो T1 पे हम पोजीशन देख लेंगे, T2 पे पोजीशन देख लेंगे, और दोनों को डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करने वाला पोजीशन को हम मिला लेंगे और हमें वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए और कोई टेंशन भी नहीं है। पाथ से तो इंडिपेंडेंट ही है, ये ऐसा मैंने बता रखा है आपको। अच्छा सर, और कोई बात? बिल्कुल, एक बात मैं और बहुत बेहतरीन सा बात कहना चाह रहा हूं। अगर लेट्स सपोज ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो अगर छोड़ डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर, इन सारे वेक्टर को अगर आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे डेल्टा आर वेक्टर, ये वेक्टर समेशन है किसका? इनफाइनाइटली स्मॉल वेक्टर का। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम किसका? इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस ना बोले, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कौन सा सम? वेक्टर सम। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर सम हमें करना है इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया है। अब क्वेश्चन से हम बहुत सी बातें समझ में जाएंगे। क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला सवाल बहुत आसान सा, लेकिन बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप नहीं करेंगे। एक काफी बेसिक सा सवाल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बेसिक जानकारी समझ में आती है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट के बारे में सर ने बता दिया सारी बातें। अब एक बार चेक कर लेता हूं मैं। मान लो एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया है, यहां गया, रुक गया और लौट के यहां आ गया। ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और नीचे के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये यहां गया और लौट के यहां गया। ऑप्शन में दे देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज, ये पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज फर्स्ट पॉजिटिव
and then negative. Displacement is first negative and then positive. कौन सा जवाब इसका हो जाएगा कि सर हमेशा पॉजिटिव ही है? आपको इस इंटरवल से यहां तक के इंटरवल के बीच में बताना है। अच्छा, पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, या पहले नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, या ओवरऑल नेगेटिव है, ये बताना है। सबको समझ में आ गया होगा ये बात कि सर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस बात पर डिपेंड करता है सर? सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। यही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये ऊपर की तरफ है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कई बच्चे इसमें जवाब देते हैं सर पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ। नहीं, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करो और देखो कि वो किस तरह का है। यही हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। कुछ सवाल मैं और पूछ लेता हूं आपसे। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तो और क्या सवाल है? सवाल ये है, मान लो एक पार्टिकल यहां से घूम के यहां तक आ गया है। ये ए पॉइंट है, ये चल के सर्कुलर पाथ पर बी पॉइंट पे आ जाता है। आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका रेडियस सर्कुलर पाथ है, रेडियस इसका आर है। अच्छा, बताओ। हर एक बच्चों को समझ में आ गया होगा सर डिस्प्लेसमेंट को तो पाथ से मतलब ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, मैं तो सिर्फ इसको ज्वाइन करूंगा और यही हमारा क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमारा ए बी, और ये किसके बराबर है? 2r के बराबर है। आई क्या बात समझ में? हाँ, एक और बात, एक सवाल और कहता हूँ। हालांकि इसके बहुत अच्छे सवाल बनते हैं जब डिस्टेंस के साथ मैं आपको इसके बारे में सवाल पूछूंगा। मैं डिस्टेंस में जब इसके बाद पढ़ा दूंगा तो उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। फिर ज़्यादा अच्छे से सवाल बना पाता हूँ मैं, बन जाता है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। एक बेसिक सवाल और पूछ लेता हूँ कि मान लो कोई सर्कुलर है, एक पार्टिकल है, ये सर्कल का सेंटर मान लो इस पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट पर। मान लो ये थीटा घूम के ऐसा सर्कुलर पाथ में घूम के थीटा एंगल घूम लिया है और ये बी पॉइंट तक पहुंच गया है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या होगा। ए से चला और इस आर्क पर बी तक पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इसका रेडियस आप आर मान लें, ट्राई कर लें। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट किसी भी पाथ से जाए उससे हमें मतलब ही नहीं है। वो सर्कुलर चले, ऐसे ऐसे चले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। मैं तो सिर्फ इस लाइन को ज्वाइन करूंगा। बस यही हमारा क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसकी लंबाई कैसे निकाले जाए? तो ये आर है और ये भी क्या है? आर है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ओ, इस बाहर मैं निकाल के इससे डिस्कशन कर लेता हूँ।
ए एंड दिस इज बी। ये क्या है? ये भी आर है सर, ये भी आर है। अच्छा, ये आइसोसेलेस है? हाँ आइसोसेलेस, इसको हाफ हाफ में बांट देगा, बिल्कुल सही बात है। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? θ/2, और ये भी क्या हो जाएगा? θ/2। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? तो ये कुछ नहीं, r sin θ/2 हो जाएगा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी r sin θ/2 हो जाएगा। तो ए बी जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 2r sin θ/2। ये क्या हो जाएगा? 2r sin θ/2। तो इसमें हम बहुत अच्छे से सवाल कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब मैंने आपको बता दिया है, जब डिस्टेंस अभी चर्चा कर लेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ अच्छे अच्छे सवाल का हम डिस्कशन करेंगे।